Hello student, my name is Shivanshu Gupta and today we are going to discuss a input output function in C programming language. That means कि जो हमारी जो ये लॉजिक को लॉजिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो लॉजिक्स हैं, ठीक है, या डिफरेंट नंबर्स के या डिफरेंट चीजों के जो लॉजिक्स हैं, उनकी जो लेक्चर सीरीज है उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट भी ये है कि हमें हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट कराना है ना आउटपुट करना आना चाहिए। इससे क्या होगा, लॉजिक्स आपको आगे लगातार वीडियो मिल जाएंगे तो मुझे बार बार एक तो मेरे पास स्पेस जितनी भी है उसके अंदर मैं आराम से आपको लॉजिक क्लियर कर सकता हूं, और प्लस किसी भी लैंग्वेज का स्टूडेंट हो उसके लिए सबके लिए वो हेल्पफुल हो जाएगा। बिकॉज सबसे पहले वो इस सीरीज के अंदर आएगा और सीरीज के अंदर उसको अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज जो भी उसको स्टडी करनी है उस लैंग्वेज का वो इनपुट तरीका उठा लेगा, आउटपुट करने का तरीका उठा लेगा। और फिर जैसे मैंने यहां देखिए प्रोग्राम पूरा बनाया है और जहां पर मैंने लिखा लॉजिक, ठीक है, तो इस लॉजिक के प्लेस में वो क्या करेगा, अपने जो भी आपका जिस चीज का भी वो प्रोग्राम आगे स्टडी कर रहा है, लॉजिक स्टडी कर रहा है, उस लॉजिक को यहां पर पेस्ट कर देगा। हाँ, अब ये हो सकता है कि उस लॉजिक को पेस्ट करने, जैसे मैंने यहां पर एक नंबर को एंटर करना आपको सिखा दिया, अब वो वहां पर 2 नंबर एंटर कराने हो सकते हैं, 3 नंबर एंटर कराने हो सकते हैं, वो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन की कैसा क्या प्रोग्राम है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उतने टाइम्स आपके इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन को एंटर करा लेगा और वो थोड़ा सा चेंजेस उसको करने पड़ेंगे। लेकिन काफी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि आपको उतना ज्यादा डिफिकल्टीज ना हो और थोड़े बहुत चेंजेस आपकी करने पड़ेंगे। तो वो पर्टिकुलर आप अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कंसर्न भी कर सकता है बाद में उससे, ठीक है, कि सर इसको कैसे यार आप प्रोग्राम इसमें कैसे चेंजेस करें, ठीक है, तो वो उसके लिए वो कंसर्न कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं देखिए वही बात है कि एक तरीका ये कि मैं सारे लैंग्वेज पे अलग अलग प्रोग्राम्स बनाऊं, तो उसमें क्या है वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आगे जितना भी टाइम है, ठीक है, तो मैं आगे उसको धीरे धीरे बनाऊंगा। लेकिन करेंटली मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा करूं कि जल्दी से जल्दी मैं जितने भी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल बन पाऊं, ठीक है, अपना कंटेंट वो सारे स्टूडेंट्स मेरे लिए वो एक्सेस कर पाए और हेल्प उनको हो पाए, ठीक है। तो उसके लिए उस ब्रॉड कैटेगरी को कवर अप करने के लिए ही मैं ऐसा सोच रहा हूं कि इस तरीके से, अदरवाइज क्या हो, मैं एक लैंग्वेज को खत्म करके दूसरी लैंग्वेज पे भी स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा। और वहां पर क्या होगा कि सेमेस्टर जैसे कि अब कोई स्टूडेंट है वो जुड़ा हुआ है या उसको एक्सेस करना है या किसी को अपने आसपास के फ्रेंड्स हैं या उसके घर में कोई भाई बहन उसको हेल्प करनी है, तो वो चाहता है कि सर की वीडियोस में उसको प्रोवाइड कर दूं या उसको एक्सेस कर ले वो, ठीक है। अब वहां पर क्या होगा, अगर मान लो मैं पाइथन पढ़ा रहा हूं, उसको जावा एक्सेस करनी है तो उसके लिए वो हेल्पफुल नहीं होगा, ठीक है। सो उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके, तो इसीलिए मैं यहां पर ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिससे कि वो जैसे इवन ऑड हो गया, जो लॉजिक्स बताऊंगा वो आपकी हर एक फील्ड में स्टूडेंट्स को काम में आते हैं, ठीक है। अब उन लॉजिक्स को वो उसकी लैंग्वेज में कैसे उसके लिए हेल्पफुल होंगे, तो अलग अलग वीडियोस होंगे लैंग्वेजेस के, उसमें कैसे इनपुट करना है कैसे आउटपुट करना है वो यहां से आप देखो, देन उसके आगे उस लॉजिक वाला वीडियो को देखकर आप उसको दोनों को ऐड ऑन करके आप अपना यूज कर सकते हैं। ओके, तो एक तरीके से एक हमने कहा है कि बोल्ड फ्री, ठीक है, जैसे होता है ना बोल्ड इंडिपेंडेंट, ठीक है, आपका कह सकते हो कोर्स इंडिपेंडेंट, बिकॉज अगर बोर्ड का स्टूडेंट है और बीटेक वगैरह का बीसी का कोर्स का स्टूडेंट है तो बोर्ड इंडिपेंडेंट, कोर्स इंडिपेंडेंट, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस सीरीज को कुछ बनाने की कोशिश की है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शन इन सी, ठीक है। जब मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब भी आप इस वीडियो को देखा करिए तो कोशिश करिए कि एक कॉपी पेन लेकर बैठिए, ठीक है। वही एक सही तरीका है कि जो भी पॉइंट्स मैं यहां बोल रहा हूं, ठीक है, उन पॉइंट्स में आपको कुछ भी पॉइंट ऐसा लगता है तो आपको साइड में नोट करते चलिए, ठीक है। और आपकी जो भी कॉपी डायरी है उसमें आप इसको नोट करते चलोगे तो डेफिनेटली आपको वो आगे नियर फ्यूचर में काम में आएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लिखने का स्पेस नहीं है, लेकिन मैं बोलता जाऊंगा, आप उसको पॉज करके रोक कर वीडियो उसको नोट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। देखिए इनपुट आउटपुट फंक्शन इन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज आपको पता है डेनिस रिची ने 1972 में डेवलप की थी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। अब ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें ये कोड बना है, इसमें कि एक नंबर को कैसे एंटर करना है और कैसे डिस्प्ले करना है। अब आपको नंबर को एंटर करना डिस्प्ले करना यहां बता दे रहा हूं। अब जैसे इवन ऑड है तो इवन में एक नंबर एंटर करना होगा, चेक करना होगा, फिर मैसेज डिस्प्ले करना होगा, तो एंटर करना डिस्प्ले करना यहां से सीख लो। इवन ऑड का लॉजिक क्या है वो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। ईयर चेक करना लीप ईयर नहीं है तो ईयर को एंटर करना मतलब एक ईयर एंटर कर लिया मतलब एक नंबर ही तो एंटर करना है। मैसेज कुछ भी हो सकता है और मैसेज में जो वेरिएबल है एज हो सकती है, ईयर हो सकता है, नंबर हो सकता है, ये चेंजेस होते हैं, लेकिन मैसेज डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जो लॉजिक है उसके लिए बेस में उसको चाहिए तो नंबर ही ना, तो वो आपके क्या होंगे, वो तरीका आपको यहां दिया गया। देखिए तो सबसे पहले यहां पर क्या लगती है, हेडर फाइल्स लगती है। सी के प्रोग्राम में सबसे पहले ये जो ऊपर ये लगी हुई है, ये मैंने यहां पर ये कवर किया है, तो इसको ये आपको नोट नहीं करना है। ये जो ये ब्रैकेट है दिस कॉल्ड हेडर फाइल्स, ठीक है। तो ये आपकी हेडर फाइल्स है, जो ये दो लगी हुई है। हेडर फाइल्स क्या होती है, जो प्रोग्राम के टॉप पे हेड पे लगती है उनको हेडर फाइल्स बोलते हैं, ठीक है। हेडर फाइल्स का मतलब हो गया उसका एक्सटेंशन .h होता है। देखिए उसके आगे से पहले हैश लगा है, हैश का मतलब होता है ये होता है प्री प्रोसेसर। मैंने कहा था ना, आप नोट करते चलिए, प्री प्रोसेसर, PRE
PROCCESSOR, प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर का मतलब है सिस्टम को, कंपाइलर को पता लगा अच्छा ये प्री डिफाइंड है, ठीक है। इंक्लूड आपका क्या है, इंक्लूड आपका रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड नहीं कहेंगे, रिजर्व वर्ड है, जो क्या करेगा, उन हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में इंक्लूड करेगा, मतलब उन फाइल को ऐड करेगा, लिंक करेगा प्रोग्राम के अंदर, ओके। फिर ये ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का ग्रेटर का साइन लगा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर क्या डिफाइंड है, stdio.h, ठीक है। std का मतलब हो गया स्टैंडर्ड, IO का मतलब हो गया इनपुट आउटपुट। दैट मींस कि आप प्रोग्राम के अंदर प्रिंटर, स्कैनर जैसे जो इनपुट आउटपुट, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज कर रहे हो, उनकी डेफिनेशन stdio के अंदर होगी आपकी, और .h का मतलब है हेडर फाइल का एक्सटेंशन। इसलिए मैंने कहा था कि आप सबको नोट करते चलना, क्योंकि जनरली होता क्या, पूरे प्रोग्राम खत्म हो जाते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हैश का मतलब क्या है, इंक्लूड का मतलब क्या है, stdio डॉट का फुल फॉर्म क्या है, उसके अंदर होता क्या है, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आपको क्लियर रहेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे, ओके। अब नेक्स्ट है हमारी हैश इंक्लूड कोइनो.h। तो हैश प्री प्रोसेसर अगेन, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है, ये चीज कंपाइलर को पता लग गया। इंक्लूड मतलब फाइल्स को इंक्लूड करेगा, कौन सी, कोइनो मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट। अच्छा, कंसोल का मतलब हो गया जैसा आप प्रोग्राम बना रहे हो टर्बो सी पर, ठीक है, सी लैंग्वेज के मान के चल रहे हैं आप लोगों ने, टर्बो सी प्लस प्लस यूज किया है, क्या, टर्बो सी प्लस प्लस। तो टर्बो सी प्लस प्लस आप कोड करते हो, ठीक है, तो वहां पर जैसे पाइथन में आपने स्क्रिप्ट मोड पे बनाया प्रोग्राम, तो आउटपुट आपका इंटरैक्टिव मोड में आता है। उसी तरीके से टर्बो सी प्लस प्लस आप एक ब्लू कलर की स्क्रीन आती है, उस पर आप कोड बनाते हो, और आउटकम आपको कंसोल विंडो, ब्लैक कलर की विंडो होती है, उस पर दिखाई पड़ता है। तो उस कंसोल विंडो पे जब कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उन फंक्शन को जब आप प्रोग्राम में यूज करते हो, तो उसकी डेफिनेशन आपकी कोइनो के अंदर होती है। जैसे यहां पर हमने कोई कंसोल फंक्शन यूज नहीं किया है, तो कंसोल फंक्शन कहां यूज, जैसे मेन के अंदर आ गए, तो मेन के अंदर आने पर हमने फंक्शन यूज किया CLR SCR, ठीक है, क्लियर स्क्रीन। CLR मतलब क्लियर, SCR मतलब स्क्रीन, तो CLR SCR पूरा स्मॉल से रहेगा, ठीक है। ये मैंने फंक्शन यूज किया, देन INT, ओके। INT मेन के अंदर आ गए, करली ब्रेसेस, क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगाया, देन INT है, देन पूरा प्रोग्राम, ठीक है। तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन का मतलब क्या है, जब भी आप प्रोग्राम रन कराओगे तो ब्लैक कलर की कंसोल विंडो पे कुछ आउटपुट रह जाएगा, आप चाहते हो जब नया आउटकम आए तो पुराना आउटकम चला जाए, तो उसको डिलीट करने के लिए स्क्रीन को क्लियर करना पड़ेगा, तो उसके लिए बिल्ट इन फंक्शन है क्लियर स्क्रीन फंक्शन, और इस फंक्शन की डेफिनेशन आपकी कोइनो के अंदर होती है, ठीक है। प्रोग्राम में आगे आप अगर कभी कोई प्रोग्राम अपना वॉइड मेन से बनाता है, जैसे मैंने बताया INT मेन और रिटर्न कर दिया 0, क्योंकि मेरा वो ऐसा मेन फंक्शन है जो आपकी क्या, आपकी वैल्यू 0 रिटर्न कर रहा है, ठीक है, और उसका INT मेन फंक्शन है। कुछ फंक्शन आपके वॉइड मेन से होते हैं, तो वहां पर हम नीचे getch लगा लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, INT मेन और रिटर्न 0, मतलब ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा फंक्शन हमारा, ठीक है, ओके। तो यहां पर ये क्या बोल रहे हैं, अगर getch हम प्रोग्राम में लगाते, getch भी एक तरीके का फंक्शन है आपका, जो प्रोग्राम के जैसे रिटर्न 0 के जस्ट ऊपर लगेगा, और ये getch फंक्शन करता क्या है, टर्बो सी में जब हम कोई कोड बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, रन टाइम पे कंसोल विंडो आती है, ब्लैक कलर की विंडो, उस विंडो को रोकने के लिए, मतलब रुकी रहे विंडो, आउटपुट में दिखता रहे, उसके लिए हम getch नाम का फंक्शन यूज करते हैं, ओके। तो उस फंक्शन को इस रिटर्न 0 के जस्ट आप थोड़ा सा ऊपर लिखोगे, ठीक है, यहां पर अगर आप लिखते हो तो यहां पर लिखोगे क्या, getch, और getch लिखो क्या, और फिर आप क्या करोगे, फिर आप करोगे रिटर्न 0, ओके, क्या होगा, रिटर्न 0, ओके। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप कोड बनाओगे getch देन रिटर्न 0, फाइन। तो यहां से आप देख सकते हो क्या, आप यहां से देख सकते हो कि आपको जो कोड आपको मिला हुआ है, ठीक है, यहां पर आपका, ठीक है। अब क्योंकि हमने INT मेंस बनाया तो इसलिए मैंने getch यूज नहीं किया है, अगर आपको कंसोल विंडो रोकनी है तो आप यूज करिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो यहां पर आपने ये कोड बनाया, ठीक है, रिटर्न 0 की जस्ट बाद 0 बनाए, कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब देखिए, तो INT मेन, ठीक है, कोइनो आई होगी, कोइनो को क्लियर होगी, कंसोल इनपुट आउटपुट.h, ओके। अब क्या है INT मेन, ये मेन क्या है, फंक्शन नेम हो गया, क्योंकि प्रोग्राम जो सी लैंग्वेज में प्रोग्राम जो है उसका मेन एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से ही होता है, वो कंपाइलर को ऑलरेडी पता है कि मेन के अंदर से ही प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, भले इस मेन के ऊपर और कितना भी कुछ भी डिफाइंड हो, लेकिन प्रोग्राम का मेन एग्जीक्यूशन मेन से होगा, ठीक है। मेन क्या गया, INT का मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये फंक्शन कुछ इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, तो इसलिए INT रिटर्न 0, ये एक फॉर्मेशन है कि भाई फंक्शन कोई बनाना है आपको मेन, तो या तो वॉइड मेन होगा या फिर आपका INT मेन होगा, और जनरली प्रीफर INT मेन किया जाता है बिकॉज वो स्टैंडर्डाइज्ड है, ओके। देन क्या कह रहे हैं, ठीक है, इसका एक और रीजन है, एक और क्वेरी आती है कि क्यों हम INT मेन यूज करते हैं, वॉइड मेन यूज नहीं करते, बिकॉज ऑफ कि वॉइड मेन जब यूज करते हैं तो क्या होता है, प्रोग्राम में वॉइड मेन का मतलब है वैल्यू कोई रिटर्न नहीं करेगा प्रोग्राम हमारा, ठीक है, प्रोग्राम करेगा। अब मान लो वॉइड मेन में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, दैट मींस क्या होगा कि अगर प्रोग्राम में कहीं कोई एरर भी आती है, प्रोग्राम सही नहीं रन हो पाता है, तो भी उसको कोई आंसर वैल्यू रिटर्न तो करना नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आप जब घर पहुंच जाइएगा तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं घर पहुंचने पे आप मुझे कॉल करना और आपकी कॉल नहीं आती है, तो मैं आपके लिए चिंता करूंगा ना, मैं कॉल करूंगा इधर उधर कि आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। लेकिन अगर मैंने कहा कि आप जाइएगा, मुझे कॉल मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे क्या होगा, एक चांसेस रहता है ना कि क्या पता आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे घर। तो इसीलिए वॉइड मेन में क्या है, कोई वैल्यू रिटर्न होती नहीं है, तो फीडबैक में हमें कुछ मिलता नहीं है, तो
तो हमें पता ही नहीं चलता है कि सही तरीके से एग्जीक्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, कोड सही रन किया कि नहीं किया। इसीलिए जनरलाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में आईएनटी मेन को प्रीफर किया जाता है कि भाई आईएनटी मेन करो, लास्ट में रिटर्न 0 करेगा, जब सिस्टम को रिटर्न 0 मिलेगा वो समझ जाएगा कोड आपका सही एग्जीक्यूट किया गया। ओके, तो आईएनटी मेन के अंदर आ गए, क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगाया। अब यहां पर आईएनटी ए आपने डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर ए एक इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है। अब यहां पर आईएनटी हो सकता है, आप फ्लोट ए ले सकते थे, अगर पॉइंट का नंबर आपको चाहिए तो फ्लोट ए ले सकते हैं, ठीक है। अब प्रिंटफ आपका फंक्शन है जो आउटपुट देता है, और स्कैनफ फंक्शन क्या करता है, स्कैन मतलब इनपुट के लिए है, प्रिंट एफ मतलब प्रिंट फंक्शन, स्कैन एफ मतलब स्कैन फंक्शन। ओके, प्रिंट एफ क्या करता है, कहता है डबल कोट्स में मेरे में जो लिख दोगे मैं एज इट इज उसको डिस्प्ले कर दूंगा। तो आपने डबल कोट्स में एंटर नंबर लिखा, ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। डिफरेंट क्वेश्चन के लिए आपका मैसेज डिफरेंट होगा, जैसे अगर 2 नंबर का कोई एंटर करना तो एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, एज एंटर करें तो एंटर एज, है ना। तो मैसेज आपके वैरी कर सकते हैं। स्कैन एफ का सिंटेक्स क्या है, एंड प्रिंटफ स्कैनर आता है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, ठीक है। यहां पर काफी टर्म्स की देखो मैं डेफिनेशन आपको क्लियर कर रहा हूं, उसको आप नोट कर लेना। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट का मतलब होता है कि देखिए एक होता है क्या, जैसे पाइथन है, अभी पाइथन का प्रोग्राम मैं बनाऊंगा, उसमें पाइथन के अंदर आप प्रिंट फंक्शन यूज करोगे, और प्रिंट के अंदर जस्ट आपने ए लिख दिया, मतलब प्रिंट ए, प्रिंट के अंदर जस्ट ए लिखा और ए में जो वैल्यू होगी डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये अनफॉर्मेटेड हो गया, मतलब इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, जैसे भी वेरिएबल लिख दोगे आउटपुट आ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, सी लैंग्वेज में स्कैनफ और प्रिंट, देखो स्कैनफ का भी क्या है, डबल कोट्स के अंदर पहले मॉड डी देन एम्परसेंड ए, है ना, और प्रिंटफ में भी मैसेज के साथ में मॉड डी देन कॉमा देन ए, मतलब एक पूरा फॉर्मेट है कि फॉर्मेट फॉलो करोगे तब जाके आप आउटपुट या इनपुट करा पाओगे। तो इसीलिए प्रिंट और स्कैनफ को फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन कहते हैं, जबकि बाकी लैंग्वेज में जो क्या है आपकी अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस है। ओके, तो प्रिंटफ में आपने डबल कोट्स में मैसेज दिया, उसके बाद स्कैनफ में ये सिंटैक्स है क्या, डबल कोट्स के अंदर परसेंटेज डी या मॉड डी, ठीक है। अब यहां जो डी लिखा है आपने, क्योंकि इंटीजर है, अगर यहां फ्लोट होता तो यहां मॉड एफ कर देते हैं, ठीक है। अगर यहां कैरेक्टर होता तो मॉड सी कर देते हैं, तो इससे ये वैल्यूज बदलती रहती हैं, ठीक है। फिर कॉमा एम परसेंटेज, सी लैंग्वेज के अंदर इसको बोलते हैं एम परसेंट, क्या बोलते हैं, एम ए एम परसेंट, एस ए एन डी, ठीक है। तो एम परसेंट जो होता है सिंबल होता है जो एड्रेस को स्टोर करता है, क्या एड्रेस। अब आपको स्कैन करना है, ठीक है, आपको स्कैन करके डेटा स्टोर करना है स्कैनफ से, तो कहां स्टोर करें, तो ए नाम का वेरिएबल तो है, लेकिन उसके आगे लगा एम्परसेंड रिप्रेजेंट करता है ए का एड्रेस, मतलब मेमोरी में उसका जहां ए का एड्रेस होगा वहां डेटा को स्टोर कर दो, तो रन टाइम में आप जो भी डेटा दोगे वो ए के एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा, ये मीनिंग है एम्परसेंड ए का। ओके, देन यहां पर क्या है, यहां पर वही लॉजिक होगा, जो भी आगे आप जो भी आपको प्रोग्राम एक्सेस करना है उसका लॉजिक उठा के यहां इंप्लीमेंट कर देना, ठीक है। और देन आपका अगर कुछ आउटपुट आपको डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो प्रिंटफ अगर कोई मैसेज देना है तो वो डबल कोट्स में मैसेज दीजिए, फिर मॉड डी, क्योंकि कुछ डिस्प्ले करने वाले हैं ना वेरिएबल, अगर डिस्प्ले ना करना होता वेरिएबल तो डबल कोट्स में सिर्फ मैसेज देते हैं, लेकिन एक वेरिएबल में आंसर आएगा, एक वेरिएबल में 2 वेरिएबल जिसमें भी, तो डबल कोट्स के अंदर नंबर इज, ठीक है, देन मॉड डी डबल कोट्स क्लोज, फिर कॉमा, फिर आपका वेरिएबल नेम, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको आप आउटपुट क्या डिस्प्ले कर पाओगे, ठीक है। नंबर इज, जैसे मान लीजिए अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है, अगर मान लो मोर देन 1 नंबर आपको डिस्प्ले करने होंगे, तो वहां पर क्या है, आप पहले मैसेज दोगे, मान लीजिए आपने मैसेज दिया नंबर इज या नंबर जो भी मैसेज है, फिर आपने लिखा मॉड डी, ठीक है, फिर मॉड डी, क्योंकि आपको 2 वेरिएबल का डिस्प्ले करना है, तो मॉड डी, ठीक है, डबल कोट्स क्लोज करेंगे, कॉमा ए कॉमा बी, फिर सेमीकोलन, ठीक है। तो जितनी बार आप जितने वेरिएबल्स डिस्प्ले करने उतनी बार मॉड डी लगाएंगे डबल कोट्स के अंदर, फिर कॉमा वेरिएबल नेम, फिर कॉमा दूसरा वेरिएबल नेम। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, अगर आपका जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, आपका उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे यहां पर एक ही वेरिएबल, तो अगेन मैं इसको सही कर देता हूं, डबल कोट्स बंद करके कॉमा ए, ठीक है। तो आपका जैसा क्वेश्चन होगा उस तरीके से आप इनपुट आउटपुट एंटर करा लोगे, और फिर लास्ट में रिटर्न 0 का मतलब प्रोग्राम वैल्यू 0 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि उसका रिटर्न टाइप आईएनटी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सी लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट करना अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब अगर आउटकम में जो आउटपुट है वो इंटीजर तभी मॉड डी लगेगा, अदरवाइज मॉड एफ एंड मॉड सी भी यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर टाइप का अगर होगा तो, और फ्लोट टाइप का होगा तो मॉड एफ, मतलब पॉइंट वाला नंबर अगर होगा तो, ठीक है। तो ये आपका इनपुट आउटपुट कंप्लीट सी का हो गया। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले जो भी स्टूडेंट हैं इनको एक्सेस करना है, नीचे वो लॉजिक्स में जाएं और जिस लॉजिक को भी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो लॉजिक्स देखकर अपना इसमें ऐड ऑन कर लें और अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।